हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और अक्सर लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 10 मैथमेटिक्स सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में प्रीवियस ईयर का 2024-2025 का जो सैंपल पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, उसके हर एक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर का सेट पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर को सोल्यूशन करना बहुत ज्यादा है। हर एक क्वेश्चन को देखना, हर एक क्वेश्चन के हल को देखना, सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है, उसको करना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितना हुआ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और आपको पता चल जाता है कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर में क्वेश्चंस आपके इजी आएंगे या डिफिकल्ट आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस के टाइप आते हैं, ये सब आपको पता चल जाता है आपको क्वेश्चन पेपर देखने से। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है जैसे, ठीक है, तो वीडियो का सेकंड पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करा दिया है। वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से क्लास को शुरू करने से पहले फिर से बता देना चाहता हूँ, ये वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लेना, क्या क्या सोल्यूशन है, क्या क्या सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सेट पेपर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिना और शुरू से अंत तक वीडियो को देखना मत भूलना। तो क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं। इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। और दूसरा काम आपको यह करना है कि इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आपको दो काम करना जरूरी है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, दूसरा काम करना जरूरी है, इस वाली वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ताकि आप जितना अधिक आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियो बना कर देते रहूंगा। तो आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो पर कमेंट करना। देखो, ये रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट, इसका थंबनेल ये रहा, वीडियो का फर्स्ट पार्ट आएगा। वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर के वीडियो का फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना। क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर में 20 एमसी क्वेश्चन मैंने कराए आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो और जरूर जाकर देख लेना, हर एक क्वेश्चन को तैयारी कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, देखो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट खंड बा स्टार्ट हो जाएगा, खंड बी। ठीक है, सेशन हमारा बी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और अभी जो हमारे आएंगे खंड बा के अंदर 5 प्रश्न है, वो हमारे 2 अंक के हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ सारे सारे क्वेश्चन अभी 2 अंक के, फिर 3, फिर 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अब देख रहा हूँ, अब देख, सबसे पहले आपको 21 क्वेश्चन है कि हमारे को दर्शाइए कि 11 × 19 × 23, 23 + 3 × 11 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ये संख्या देखते ही आपको अभाज्य संख्या, ठीक है, आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको पता होगा ना, तो आप सीधे बोल दोगे कि अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, आप सीधे बोल दोगे अभाज्य संख्या ये है ही नहीं। ठीक है, ऐसे भी और शायद आप ना भी बोल सको। ठीक है, तो कोई सी संख्या ऐसी भी होती है जो ना भी कर सकती है। तो बाकी हम सोल्यूशन देख करके आपको मैं बताता हूँ, तो इसके सोल्यूशन को करते हैं। अब देखो, स्क्रीन को बड़ा कर दिया, यहाँ से हल है। चलो, ठीक है, तो देखो पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है उसको हम समझते हैं। अभाज्य संख्या वह होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जिनके क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते आएंगे, गुणनखंड, उनके उनको ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे कि एक या स्वयं वह संख्या हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया 2 है, दो एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि जो दो का जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर गुणनखंड होते हैं। ठीक है, आप गुणनखंड का मतलब जानते ही होगे। ठीक है, एक तो 2 होता है और एक क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, मतलब कि गुणनखंड का मतलब जिससे क्या हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, और गुणनखंड मतलब गुणनखंड आपके 2 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक, जैसे कि मैं बोल देता हूँ 4। ठीक है, 4 के गुणनखंड आप देखोगे तो 1 भी है, ठीक है, 2 भी है और 2 भी है। ठीक है, तो और 4 भी है। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया, मतलब कि 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा और 4 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से ही भाग होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड आपके होने चाहिए। ठीक है, पहले चीज 2 ही नंबर, 2 ही गुणनखंड होने चाहिए और 2 ही, और ज्यादा से ज्यादा 2 ही नंबर से भाग होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी भाग हो जाए, इसलिए गुणनखंड ज्यादा हो गए।
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखोगे आपसे स्टूडेंट 11 19 23 और 3 11, ठीक है, तो इसमें देखोगे कि दो जगह आपके 11 11 है, क्या है इस वाले गुणनखंड के अंदर में यहाँ पर 11 जो है एक उपनिष्ठ गुणनखंड है। उपनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या, दो एक बार ना, मतलब कि एक पूरी लाइन के अंदर में ना आपका दो बार है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे ना, कॉमन ले लेंगे, हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसको उपनिष्ठ कर लेंगे हम, ठीक है। तो उपनिष्ठ करने पर ना, तो इसको 11 को ना हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे, ठीक, हमने ऐसे कर दिया। अब हमारा बच क्या गया, हमारा 11 और 11 गुने 440, इसको हमारे को करके आ गया, ठीक है। अब आपसे लोग देख रहे होंगे कि 11 भी है, ठीक है, 11 से भी आएगा, 11 से भी गुना होगा, तो हमारा ये, हमारे इसको गुना करने पर हमारा 4830 आ गया, ठीक है, 11 से इसको गुना करने पर 1830 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में से एक गुणनखंड आपका क्या, देखो हमारे दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है, तो 11 भी हो गए गुणनखंड, ठीक है, ये वाली संख्या 11 से भी कट जाएगा, ये वाली संख्या 440 से भी कट जाएगा, ये वाली संख्या एक से भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख रहे होगे 11 भी है, 440 भी है और एक भी है, ठीक है। तो इसलिए यह जिस भी संख्या का गुणनखंड क्या हो जाए, दो से अधिक हो, इसके गुणनखंड कितने हैं, एक दो तीन, तीन हो गया, तो इसलिए क्या है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है नीचे देखो, 430 सॉरी 4830 संख्या के 1 11 440 गुणनखंड है, और अभाज्य संख्या का दो से अधिक गुणनखंड नहीं होता, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी स्टेप के अंदर में किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो प्यार समझना, आराम से समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अथवा वाला, इसके कारण देखो हम अथवा वाला क्वेश्चन भी करेंगे कि कोई सा भी कोई भी सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को करना हमारे लिए जरूरी है, हम एक क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या, ठीक है, 84 और 144 का हमारे को एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड मतलब जानते हो ना, इसको आपने सुना होगा एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम, बस। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, हमारे को दोनों संख्याओं का क्या करना है ना, बस गुणनखंड निकाल देना है, ठीक। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, 84 को हम जब करेंगे तो आपको ये सब तो आता ही होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। दो को जब हम इसको दो से सबसे पहले काटना स्टार्ट करेंगे, चार से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें को दो दो की पावर में चाहिए, ठीक है। तो दो से करेंगे 42 आ जाएगा, दो से इसको भाग करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, फिर 21 दो से तो कटेगा नहीं, अब तीन से काटेंगे, तीन सत्ते क्या होता है, 21 होता है, अब ये सात तो सिर्फ सात से ही कटेगा, तो इसलिए सात आ गया, ठीक है। तो इसके गुणनखंड ये आ गया, ठीक है। 140 के देखते हैं, दो से करेंगे हमारा 72 आ जाएगा, दो से इसको भाग करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, दो से फिर से इसको भाग करेंगे हमारा 18 आ जाएगा, दो तीन से अब जो हमारा 9 बचा, दो से नहीं कटेगा, नौ तीन से ही कटेगा, तो तीन तिहाई 9 और तीन एकम तीन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। तो ये हमारा जो गुणनखंड आ गया 84 का, जो आ गया दो गुने तीन गुने सात, और 144 का दो गुने तीन गुने तीन, ठीक है। अब हमारे को एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, एचसीएफ निकालने का होता है जो दोनों के अंदर, जो दोनों के अंदर क्या हो, इस वाली संख्या में भी, इस वाली संख्या में भी, ठीक है, दोनों का गुणनखंड में से, ठीक है, दोनों के गुणनखंड में से जो भी आपके क्या है, कॉमन है, क्या हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में के गुणन में से जो भी आपके क्या है, उभयनिष्ठ है, उसको हम क्या करेंगे, सुन लेंगे और नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, इसको नीचे लिख लिया हमने, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, इसको नीचे लिख लिया हमने, यहाँ पे भी दो है, और यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, तो हमने इसको तीन लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई ऊपर में दो तो है नहीं, नहीं हुआ, सात है क्या, नहीं है, तो इसलिए बस जो डबल जोड़ा जिसका बन जाए उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे लिखने के लिए बाद में फिर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, दो तीन चार और 12 आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे में हमारा क्या निकल गया, 12 आ गया, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना, आप सारे डाउट क्लियर कर लूंगा, क्लियर कर दूंगा। और प्लस में आपको कुछ ना स्टेप ना समझ में आया तो पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। इससे आसान में से इससे ज्यादा आसान आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, समझ जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 22, यदि आपका एंगल क्या आएगा, यदि आपका ए क्या आएगा 30 डिग्री है और बी आपका 45 डिग्री है, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए गुने कोस बी प्लस कोस ए गुने साइन बी का मान हमारे को निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं, बस इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना चाहिए, बस आपको ना साइन का, साइन 30 पे कितनी वैल्यू होती है कि कोस 45 पे कितनी वैल्यू होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसका जो चार्ट नहीं है टेबल वाला,
साइन कॉस थीटा आपको देखते ही समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। बस कुछ नहीं करना है, हमारे को वैल्यू पुट अप होनी चाहिए। देखो तो ये हमारे को वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करा, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, और हमारे बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। ए की जगह पे हम 30 लिखेंगे और बी की जगह पे हम 45 लिखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो साइन हम 30 पे हमारी कितनी वैल्यू आती है कि 1/2 आता है। कोस 45 पे 1/√2 आता है। कोस 30 पे आपका है 3√2 आता है। और साइन 45 पे आपका 1/√2 आता है, ठीक। अब देखोगे, अब क्या करना पड़ेगा, हमारे को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस वाली संख्या को इस वाले से गुना कर देंगे, इस वाली संख्या को इस वाले से गुना कर देंगे, हमारा इतना आ जाएगा। इस वाले से अब प्लस का साइन, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को इससे गुना, इस वाली संख्या को इससे गुना, तो 3√2/2, ठीक है। अब देखो नीचे वाला संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या दोनों को दोनों क्या है आपके, सेम है, ठीक है। दोनों संख्या क्या सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, उसकी इसलिए हमारे को ना नीचे वाली संख्या का क्या नहीं करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब दोनों के दोनों संख्या नीचे वाली संख्या बराबर होता है तो हर का परिमेयकरण नहीं करते हैं, ठीक है। अगर दोनों संख्या क्या अलग होता है, जैसे कि यहाँ पर होता आपका सिर्फ √2 रहता और ये वाली संख्या रहता, तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ता, ठीक है। बाकी इसको हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी ऐसा आएगा तो आपको मैं सिखा दूंगा, अभी के लिए इतना सीख लो बस, ठीक। तो 2√2 गुने √2 आ गया और पक्का, और ऊपर वाली संख्या क्या अपने आप से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो a प्लस √3 आ गया, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे हम काट ही नहीं सकते, इसलिए आंसर ये आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ही करना था क्वेश्चन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्स वाई के लिए हल कीजिए डैश और डैश, ठीक है। हमारे को एक्स वाई के मान के लिए हमारे को इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को हमारे को क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने आंसर पहले से लिख रखे आएंगे, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि समय का बचत होगा और हम अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी प्लस में आपको मैं अच्छी तरह समझा ही रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस आपको दिए गए, एक्स वाई का हमारे को मान निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे पहले लिख लिया हमने, लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर क्या करेंगे ना, इस वाली संख्या 7 वाली संख्या को ना इधर की साइड ले लेंगे और 0 को इक्वल में कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको इधर ले लेंगे, ठीक है, प्लस का था इधर इधर अंदर अंदर में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। ऐसे 5 को हम अंदर की ओर ले लेंगे, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ये करेंगे कि एक्स वाले संख्या एक्स और वाई वाली संख्या को एक साइड में ले लेंगे और नंबर वाले जो इतनी भी संख्या है ना उसको एक साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, ये रहा हमने लिख दिया इसको। तो हमने पहले एक्स को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद में हमने क्या करा, एक्स वाली संख्या को, ठीक है, तो एक्स का एक्स यहीं छोड़ दिया, 3y का 3y ऐसे कैसे ही है, यहाँ पर 3x क्या था, यहाँ पर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, और 3y यहाँ पे क्या था, प्लस में था, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 5 था ही, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 7 था, तो इधर जाके इसको हम क्या करें, इधर भेजेंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ घटा करके हमारा 2 आ गया। इधर देखो, यहाँ पर 3y प्लस में 3y और हमारा पर माइनस में है, ठीक है, प्लस में माइनस में, तो दोनों कट जाएंगे, घट जाएंगे आपस में, बच के आ गया हमारा, यहाँ पर बच गया ये, तो यहाँ से हमारा बच के आएगा 2x, और बराबर हमारा क्या है 2 है, और 3x को अब हमारा क्या बच गया, दो वाले को मैंने दो संख्या को हमने यहाँ पे गुने में था, इधर जाके भाग में भेज दिया, 2/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, और 1/1 हमारा मतलब कि 1/1 मतलब क्या, माइनस का 1 आएगा, जो भी माइनस की संख्या वही आएगा। एक्स का मान क्या आ गया हमारा, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब हमारे को क्या करना था, वाई का मान भी निकालना था ना, ठीक है। तो वाई का मान के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना आएगा, इस बार जो समीकरण, मान लो कि ये समीकरण 1 है, ठीक है, ये क्या आपका समीकरण है, ठीक है। तो इसमें समीकरण में ना जो एक्स का मान है ना, यहाँ पर पुट कर दो, तो एक्स का मान क्या निकल के आया था हमारा, माइनस का 1 निकल के आया था, 3y हो गया, ठीक है, 3y, और इक्वल में क्या हमारा 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के देखो, यहाँ पर पहले तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है ये -1 क्या है यहाँ पे, सॉरी माइनस में है, तो ये जाके कितना हो जाएगा, -3y, इक्वल में यहाँ पे माइनस का है, तो ये जाके प्लस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में 7 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब y 8 हो गया, y बराबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का था, ठीक है। जब देखो कोई भी संख्या ना गुणे में रहती है ना, तो यहाँ पर उल्टी साइड में भेजेंगे तो हमारा प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, वो देखना पड़ेगा एक बार, ये मैं भूल रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। बाकी 3 हो जाएगा, माइनस का अभी माइनस का हमारा डाउट है, ठीक है। तो इस वाले जो हमारा डाउट है ना, उसको मैं ना आपको कमेंट्स में बता दूंगा, इसके आंसर जो आएगा ना, माइनस का आएगा, यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, थोड़ा सा डाउट है क्योंकि डाउट हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वाई का मान आपका 8/3 आएगा, ये बस एक चेक करना कि हमारा माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, आपको मैं कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना था, कुछ नहीं करना था।
एक्स वाले संख्या को एक्स की तरफ ले जाओ, वाई वाले संख्या को वाई की तरफ ले जाओ, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें भी। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, बहुत आसान होते हैं। ठीक, पहले देखो, यदि 9 किलोमीटर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, यदि 9 मीटर ऊंचा एक खंबा धरातल पर 9 √3 मीटर लंबी परछाई बनाता है। ठीक है, कोई भी खंबा है ना, ठीक है, मान लो ये खंबा आएगा, ये कितनी परछाई बना रहा है, परछाई मतलब आधार बना रहा है, इतना 9 √3 बना रहा है और ये 9 मीटर लंबा है, बस इतना कहना चाहता है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सूर्य का हमारे को क्या करना है, उन्नयन कोण निकालना है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं आपको मैं बता देता हूँ। उन्नयन कोण जब कोई भी व्यक्ति यहां से लेकर के, जैसे मान लो खंबे का क्या है ना, यहाँ पर टोप है, खंबे का क्या आएगा, टोप है, ठीक है, सबसे ऊपर सिरा आएगा। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या आएगा, खड़ा आएगा, वह क्या करता है, यहाँ से खड़े होकर के खंबे का सबसे ऊपर टोप देखता है, ठीक है, मतलब कि सबसे ऊपर का शीर्ष देखता है। तो इसको हम क्या कहेंगे ना, ये वाला जो हमारा कोण बनेगा ना हमारे पास, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जब ऊपर खड़े होकर के खंबे के, मान लो कोई टावर है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो वो हमारा कौन सा कोण कहलाता है, हमारा अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, अवनमन कोण। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर आपको मैंने बता दिया, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो हमारे को ये ज्ञात करना है। फिर आगे हमारे को दिया गया उसी लंबाई का मतलब 9 मीटर का एक अन्य लंबा उसी समय, ठीक है, उसी समय क्या करता है, 9 मीटर परछाई बनाता है, मतलब कि सेम लंबाई और सेम परछाई दोनों बनाता है। तो हमारे सूर्य का उन्नयन कोण हमारे को बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक रफ फिगर बना दिया। ठीक है, तो आपका पहले वाला आपका ये है, पहले का फिगर ये है, दूसरे का फिगर ये है। ठीक है, पहले वाले में हमारे को कहा जा रहा था कि खंबे की लंबाई 9 मीटर है, और छाया मतलब कि छाया का मतलब क्या होता है आपका, आधार। क्या होता है आपका, आधार। ठीक, आधार होता है। तो ये आपका 9 × 3, 9 √3 आपका बना रहा है छाया मीटर। ठीक है, तो बस अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले में हमारा खंबे की लंबाई कितना, 9 ही था, और परछाई भी कितना बना रहा है, हमारा 9 ही बना रहा है। तो बस करते हैं। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे ये त्रिभुज बना रखा था हमने, ठीक है, तो आधार हमारे किस इसे कहते हैं, देखो आधार तो इसे पता है, सबको पता है आधार इसे कहते हैं। ठीक है, इस वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर, हिंदी इंग्लिश में बोले तो बेस, और इसको इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, तो PHB का मतलब समझ जाना आप। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P/B बनेगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, P/P मतलब कि P/B मतलब कि आपका है क्या, लंब बटे क्या बनेगा, लंब बटे आधार बनेगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है। त्रिभुज एबीसी, हमें पहले वाले त्रिभुज को हमने क्या मान लिया, एबीसी मान लिया, और दूसरा त्रिभुज को हमने क्या मान लिया, PQR मान लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं बस। ठीक है, तो हमारा P/tan थीटा, P/B, तो हमारा P/B परपेंडिकुलर मतलब कि हमारा जो लंब था कितना था, पहले वाले का 9 मीटर था, और उसका बेस के आधार कितना था, 9 × 3 था। अब देखो यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, 1/3, 1/√3 आ गया हमारा। अब देखना है हमारे को, अब हमारे को क्या बताना, कोण बताना है। ठीक है, तो इसका कोण का मतलब क्या, हमारे को थीटा की वैल्यू बतानी है। तो tan थीटा 1/3 बराबर होता है, कौन से डिग्री पे बराबर होता है हमारे को बताना है। तो ये आपका 30 डिग्री पे आपका 1/3 के बराबर होता है, मतलब कि 30 डिग्री पर जो tan थीटा का जो मान होता है आपका 1/3 होता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना बन गया आपका, 30 डिग्री। ऐसे ही दूसरे वाले का हमारे को करना है, त्रिभुज आपका है PQR, tan थीटा लगेगा, हमें पता ही है P/B। ठीक है, और हमारे को P दे रखा था, 9 दे रखा था, बेस हमारे को दे रखा था, छाया हमारे को 9 ही दे रखा था, 9/9 काट देंगे, 1 आ गया हमारा। अब हमारे को देखना है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे को ये देखना पड़ेगा tan के मान के अंदर में एक कौन से डिग्री पर आता है। तो ये आपका 45 डिग्री पे आता है, तो इसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 45 डिग्री पर। ठीक है, तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको देखना है, एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो 25 क्वेश्चन है ना, ये वाला स्वयं निकालने वाला, ये आपका सेकंड चैप्टर है।
ठीक है। और ये भी आपका द्विघात बहुपद वाला सेकंड चैप्टर ही है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की खंड सा मतलब सेशन आपका सी पर हम बढ़ते हैं। सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 26 है। ठीक है, तो दी गई आकृति, तो हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दी गई आकृति देखो, दी गई आकृति में हमारे को दिया गया है डीई परपेंडिकुलर, ये जो दो ऐसे खींचे हुए हैं डंडी, इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब है। क्या है, वो क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं, लंब है। और हमारा क्या होता है, देखो समझते चलो, डीई। ठीक है, तो डीई आपका कहां पर है, डी ये रहा और ई। ठीक है, ये लंब है, किस पे लंब है आपका, ओ क्यू पर आपका क्या है, लंब है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब कि लंब का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो ना एक दूसरे के एक दूसरे क्या बोलते हैं, लंब का मतलब होता है कि आपका समान ऊंचाई पे खींची गई क्या है, रेखा है। ठीक है, समान ऊंचाई पर खींची गई आपका रेखा है। ठीक है, कोई एक रेखा खींची गई है कि समान ऊंचाई पर ही। ठीक है, समान ऊंचाई की, बस इसका जो साइज होगा अलग होगा, तो ऊंचाई क्या है आपका सेम ही है। ठीक है, वैसे ही आपका जो है डी एफ। ठीक है, डी एफ ये वाला वह आपका परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, मतलब कि दोनों का ऊंचाई क्या है, सेम सेम है, बस साइज थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपको पता है लंबाई अलग होगा। तो हमारे को दर्शाना है कि ई एफ, तो यह जो हमारे बड़ी वाली लाइन है ई एफ परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर पे, आपका परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, तो हमारे को ये दर्शाना है। ठीक है, तो बस अब आप लोग सोच रहे होगा कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपका जो 6 चैप्टर रहेगा त्रिभुज, ठीक है, जो आपका त्रिभुज चैप्टर है, तो उसमें जो आपने सबसे पहला फॉर्मूला, आपने सबसे पहला जो परिमेय है ना, परिमेय आपने पढ़ा होगा 6.1। ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम, थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के अंदर में यही कहा गया है। ठीक है, तो बस थेल्स थेल्स वाले थ्योरम से हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले हम इसका आंसर जो आएगा सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे। ठीक है, लाइन बाय लाइन लिखेंगे और बड़े समझेंगे। ठीक है, तो दिया गया हमारे को डी, ठीक है, डी परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर ओ क्यू पर, हमें पता है। डी एफ परपेंडिकुलर है ओ पी ओ आर पर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कौन सा क्या है, कैसे आएगा, वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, और हमारे को सिद्ध करना है कि डी एफ परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पर। ठीक है, तो आपको मैं थेल्स थ्योरम का मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। थेल्स थ्योरम का मतलब होता है कि जब ना एक ही भुजा, ठीक है, जब एक ही भुजा जब हमारा, आगे मैं समझाता हूँ, चलो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को करते हुए समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखो तो हमारा हम क्या लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं पी ओ क्यू। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू लेते हैं, देखते हैं पी ओ क्यू क्या है हमारा। ठीक है, तो हमने त्रिभुज ले लिया पी, ठीक है, ये इतना त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, पी ओ क्यू ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमारे को दिया गया है कि डीई परपेंडिकुलर है किस पे, ओ क्यू पर। ठीक है, डीई परपेंडिकुलर हमारा ओ क्यू पर। ठीक है, डीई देखते हैं, तो डीई, ठीक है, तो हमारा डीई ये वाला परपेंडिकुलर हैगा, डीई परपेंडिकुलर हमारा ओ क्यू पर। ठीक है, एक सेकेंड, डीई परपेंडिकुलर है ओ क्यू पर। ठीक है, तो डीई, एक सेकेंड, ठीक, एक सेकंड, ठीक है, तो हमारे को दिया गया है कि डी जो परपेंडिकुलर है किस पे आएगा, हमारा ओ क्यू पर है, हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने त्रिभुज इतना लिया, और हमारे को दिया गया डी हमारा परपेंडिकुलर है किस पे आएगा, इस पे आएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी ओ और पी डी। ठीक है, पी ओ और पी डी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, पी ओ मतलब कि ये पूरा रेखा पी, पी और ओ। ठीक है, इसका जो पी ओ और हमारा बटे में किस लिए हमारा क्या आएगा, पीडी है, क्या है, पीडी। पी और पीडी हमारा बराबर होगा हमारा पी पी क्यू और पीई के। ठीक है, पी क्यू पी पी क्यू पूरा, ये वाला ये, और पी क्यू और हमारा पीई के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा किससे होगा, 12 से परिमेय 6.1 से हमारा बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा जो आएगा, देखो जो हमारा पहले तो हमारे क्या आएगा, दिया गया हमारे को डी ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, ओ क्यू पर हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब कि दोनों का जो अनुपात क्या आएगा, सेम है। ठीक है, दोनों का अनुपात जब हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो हैगा पी ओ का जो अनुपात हैगा,
पी डी के बराबर पी डी है, ठीक है। पीओ का जो अनुपात, इसका जो अनुपात है हमारा, जो इस वाले का जो अनुपात होगा ना, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू और पीई के जो अनुपात होगा ना, दोनों का दोनों अनुपात क्या होगा हमारा, बराबर होगा, ठीक है। दोनों का दोनों अनुपात क्या रहेगा हमारा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसको थेल्स थ्योरम से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब और हमारा देखो, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, और पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर। अब हमारे को दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए। रुक नहीं रहा, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकते हैं, ठीक है। तो सामने साफ कर दिया, इसको करते हैं, ठीक है। तो हमारे को त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज हमारे को पी ओ आर, ठीक है, त्रिभुज हमारा पी ओ आर दिया गया है। त्रिभुज हमारा ये हिस्सा हमारे को दिया गया पी ओ आर, ठीक है। अब हम इसमें हमें को पता है कि डी है परपेंडिकुलर है, किस पे हमारा परपेंडिकुलर, हमारा इस पे आएगा, ओ आर पे परपेंडिकुलर है हमारे को। ये क्या दिया गया पहले क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। डी एफ परपेंडिकुलर है ओ आर पे, ठीक है। तो इसलिए क्या हमें, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी, इसलिए हम लिख सकते हैं पी ओ पी डी बराबर होगा हमारा पी आर पी एफ के, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा आएगा, एक सेकंड, ठीक है। इसलिए जो हमारा पीओ, ठीक है, पीओ बटे हमारा क्या होगा, पीडी के, ठीक है। पीओ और पीडी, ठीक है, पीओ बटे पीडी बराबर होगा हमारा किसके, पी आर और पी एफ के हमारा बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, हमारा थेल्स थ्योरम से हमारा बराबर होगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब हमारा त्रिभुज का एक भुजा बराबर है, ठीक है, एक भुजा का जो अनुपात है क्या हमारा, क्या है, बराबर। अभी ठीक है, तो हमारा ये परिमेय, सॉरी अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारा ये भी क्या रहेगा, दोनों भुजा का भुजा क्या रहेगा हमारा, बराबर रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा तीसरा हम ये अतः में लिखेंगे, अतः, ठीक है, त्रिभुज पीओ क्यू और हमारा त्रिभुज हमारा पीओ आर, ठीक है, दोनों में पीओ और पीडी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ है मतलब समीकरण एक और दो दोनों से, ठीक है। हमारा जो आएगा समीकरण एक और दो से हमारा जो पीओ पीडी आप देख रहे होगे, यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, ठीक है। पीओ, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारा जो है रेखा है ना पीओ, ठीक है, वह दोनों त्रिभुज के अंदर में भी आता है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा होगा बराबर होगा, इसलिए हमारा पी आर बराबर होगा पी एफ के, ठीक है। दोनों में जब बराबर है, जब हमारा ये वाला इससे, ये वाला जो है इससे बराबर है, तो ये वाला इससे बराबर है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते कि हमारा, इसलिए हमारा ये वाला जो है ना इससे भी बराबर होगा, ठीक है। तो बस, तो ये भी इसके बाद पी आर पी एफ, ठीक है। देखो पी आर पी एफ किधर लिखा हुआ है, ये रहा, पी आर पी एफ का जो अनुपात होगा बराबर हमारा पी क्यू और पीई के बराबर होगा, पी ओ, ठीक है, पी क्यू और पीई के बराबर होगा, ठीक है। दोनों में ही बराबर है, दोनों में एक ही भुजा है, तो अतः हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज, त्रिभुज आपका आएगा, एक त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब कि अब हमने क्या कर लिया, पूरा त्रिभुज ले लिया। अब हमने क्या कह रहा, पी क्यू आर हमने पूरा त्रिभुज ले लिया, ठीक है। हमने पूरा त्रिभुज ले लिया कि दो भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है। दो भुजा, ये भी भुजा हो गया, एक ये भी भुजा हो गया, आप देख रहे होगे लंबाई पूरा देखो, ये वाला पूरा भुजा और ये वाला पूरा भुजा क्या है हमारा, बराबर है, ठीक है। बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर क्या होगा हमारा, बराबर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय यह कहता है कि जब किसी त्रिभुज का हमारा क्या आएगा, त्रिभुज का दो भुजा के बराबर होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है हमारा, बराबर होता है, तो हम क्या करते हैं, आधार के समांतर में, ठीक है, आधार के समांतर में हम कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो वह आधार का क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, सॉरी आधार का क्या होता है, आपका समांतर होता है, ठीक है। थेल्स थ्योरम ये कहता है, बस हमने इसको ऐसे ई एफ परपेंडिकुलर होगा किस पे, समांतर होगा किस पे, क्यू आर पर आपका होगा, बस ऐसे करके हमने सिद्ध कर लिया। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट से पूछ लेना, और एक बार फिर से आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को ना फिर से दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीछे करके एक बार फिर से दोबारा देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा है, 3 नंबर का है ना, थोड़ा सा लंबा सा आएगा, ठीक है। तो पर में भी आएगा, 102 बार प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने भी देखो, मैंने जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने भी पढ़ा था, तो मुझे भी एक बार पहली बार समझ में नहीं आया, तो मैंने टोटल 3 बार प्रैक्टिस करा, बढ़िया से समझा, फिर जाकर मेरे पास समझ में आ गया। तो कम से कम 3 बार कोशिश करना, अपने आप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस
बेसिकली आज के इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, 26 तक के हम आज की क्लास के अंदर में इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन जो हमारे 27 से बच जाएंगे, हमारा 27 से 39 तक है, 39 तक है। सॉरी, आगे के क्वेश्चंस को हम आगे नेक्स्ट क्लास के ना वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर में करेंगे, क्योंकि हमारे को ना क्वेश्चंस को ना हमारे को बढ़िया तरीके से समझ करके चलना है, ना कि हमारे को अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करना है। जब मान के देखो देखो आपने एक दिन के अंदर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ठीक है, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना ही काफी है। ठीक है, ये नहीं कि हमने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा और हमें 10 में से एक क्वेश्चन भी हमारे को समझ में नहीं आया, तो हमारे को फायदा नहीं है ना उसको। ठीक है, 10 क्वेश्चन करने का हमारे को फायदा नहीं है, इसलिए मैंने आपको कम क्वेश्चंस कराए और आपको बड़े तरीके से समझा दिया, तो आके आपको बड़े तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन याद आ जाए। क्योंकि मैंने एक चीज कहा है क्लास के अंदर में कि भाई एक भी क्वेश्चन ना मत छोड़ना, कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है। अगर मिड टर्म में देखो, मिड टर्म में एग्जाम में तो आएंगे आएंगे, अगर भूल चूक से मान लो कि 1%, 100 में से 1% मान के चलो नहीं आया, तो ये आपका जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किसमें देखने को मिलेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, तो एक भी क्वेश्चन का मत छोड़ना। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर में, हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का सेकंड पार्ट के देखने के लिए आपसे स्टूडेंट हमारे दो काम करना आएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट करना मत भूलना, और इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, दो काम, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना बना करके आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।